मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अगला अध्याय 17 के बारे में पढ़ते हैं। आ गए हैं अब हम लोग अर्थशास्त्र में। कहाँ? अर्थशास्त्र, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग भूगोल भी पढ़ लिए, इतिहास भी पढ़ लिए, राजनीति भी। अब हम लोग आ गए हैं अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब होता है क्या, समझ लेते हैं पहले, है ना। अर्थशास्त्र, अब आपको समझाता हूँ कि जो अर्थ है, पहले तो अर्थ का मतलब ही सिर्फ समझते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन, रुपए, पैसे। क्या? अर्थ का मतलब धन। धन आपका संपत्ति है ना, संपत्ति हो गया, रुपया, पैसा, हाँ ये सब होता है अर्थ का मतलब। अभी बोला रहा है इधर शास्त्र, मतलब इसका कोई न कोई विज्ञान भी है क्या, कैसे किस स्थिति में किस तरीके से काम करता है अर्थशास्त्र, तो इसका अर्थशास्त्र भी है। देखिए, रुपए पैसे के बारे में या धन दौलत के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में एक जो है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपसे, है ना, कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आज 17 अध्याय पर बात करते हैं। वो अध्याय है आपका जो है 17, उस अध्याय का शीर्षक है विकास की समझ। आइए देखते हैं कि ये विकास कैसे होता है, इसका किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, इसकी समझ के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन है कि आपके विचार में विकास क्या है और उसमें क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए, ये आपका जो है बताया जा रहा है इसमें। अब आप को मैं अगर साफ साफ ऐसे ही पूछूं कि विकास किसको कहेंगे, तो आप साफ साफ बात बताएंगे कि देखिए कहीं पे अगर जो चीज़ें का, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ है, जैसे रोड जिस एरिया में नहीं गया है तो वहाँ पे रोड का विकास कर दिया जाए, मतलब रोड बनवा दिया जाए। पानी की सुविधा नहीं है तो वहाँ पानी की व्यवस्था कर दिया जाए, है ना। स्कूल नहीं है तो स्कूल की व्यवस्था कर दिया जाए, तो क्या होता है, ये सब विकास की एरिया है। ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं। विकास की धारणा व्यापक होता है। विकास की जो धारणा है वो क्या होता है, व्यापक होता है, बड़ा होता है। ऐसा बहुत बड़ा सा एरिया, ऐसा छोटा नहीं होता है। व्यापक विकास के एरिया कैसा होता है, व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा सा एरिया है इससे। ठीक है, और विकास का एरिया जो ये छोटा दिख रहा है, ये ग्रोथ रहता है, ग्रोथ रेट, लेकिन विकास का जो है बहुत बड़ा सा एरिया होता है। ठीक है, ऐसा समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में कई मतभेद होते हैं। इसका एक जैसा अर्थ निकाल पाना कठिन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए विकास के मायने अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, प्रायः व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति को ही अपना विकास मानता है, परंतु हम चाहते हैं कि सबका जीवन बेहतर हो, है ना, यही तो चाहते हैं। वे कौन से उपाय हैं जिनसे सभी लोगों में समृद्धि आए, अर्थात सभी लोगों का विकास हो सके तथा वे खुशी जीवन जी सकें, इसमें कई मतभेद सामने आते हैं। इसका हल कैसे निकालें, इस दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, इस अध्याय में हम इस बातों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं विकास की दृष्टि से अभी क्या है। विकास विभिन्न लोगों की दृष्टि से देखते हैं कि लोग कौन कौन से नज़रिए से सोचते हैं। आइए देखते हैं। देखना, नीचे की तालिका में जो दिया गया है ना, उसकी जो है आकांक्षाएं दर्शाई गई है, लोगों की आकांक्षाएं दर्शाई गई है। इनमें वे व्यक्तिगत विकास के बारे में क्या सोचते हैं कि कल्पना की गई है, ये उदाहरण मात्र हो सकता है कि उनके और भी लक्ष्य हों। आप इस सूची में शामिल लोगों की संभावित आकांक्षाओं का अनुमान लगाते हुए तालिका को पूर्ण भी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर मतलब मैदानी क्षेत्र में जो डेली मजदूरी करता है, वो उसको हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज गया और आज ही उसको पैसा मिल गया, अपना मजदूरी किया, पैसा लिए चल दिया, कल फिर गया अपना मजदूरी करने,
दूसरे के पास कहीं उसका वो कोई निश्चित नहीं रहता, आज यहाँ जाना है कल वहाँ जाना है, वो जिसको ज़रूरत हो गया वो उस मजदूर को वही ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिहाड़ी मजदूर का क्या होगा कि वो यही सोचेगा कि हमें वर्ष भर काम मिले ताकि अपना विकास वो कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, बेहतर मजदूरी मिले। 100 रुपया अगर मिल रहा है तो कहीं वो चाहेगा कि नहीं 100 से ज़्यादा मिलता हो तो मैं वहाँ काम करूँ, है ना। बच्चों के लिए शिक्षा, तो अगला इसका उद्देश्य हो सकता है कि स्वास्थ्य की सुविधा भी अच्छा हो, पैसा भी ठीक ठाक मिले, है ना। ये सारी चीज़ें उद्योगपति के लिए क्या होगा, उद्योगपति क्या सोच सकता है कि सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता हो जाए, सस्ता कीमत पर कच्चे माल का उपलब्धता हो जाए ताकि हमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फायदा हो, सड़क बिजली की व्यवस्था अच्छा हो, शांतिपूर्ण वातावरण हो, है ना, अधिक से अधिक लाभ हो। यही सोचेगा वो, है कि नहीं। कॉलेज की छात्र क्या समझेगा, यानी क्या सोचेगा, उसका क्या लक्ष्य रहेगा, वो यही सोचेगा कि शिक्षा बेहतर अवसर, शिक्षा के बेहतर अवसर हो, रोजगार के अवसर हो, लड़कों के समान स्वतंत्रता व सुरक्षा हो, है ना, और पढ़ाई लिखाई अच्छा हो। ठीक है, ये सब सोचेगा, नौकरी मिल जाए अच्छे से, है ना, यही सोचेगा। एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर रोजगार के अवसर तलाश करेगा, आवास की सुविधा चाहिए उसको, है ना, और इंजीनियर है तो भाई उसको जो है रोजगार चाहिए ताकि वो भी अपना आय स्तर को क्या कर सके, सुधार सके, है ना। महिला खेत मजदूर, यानी महिला जो खेत में काम करती है वो क्या सोचेगी कि अच्छी मजदूरी मिले, सुरक्षा हो, साल भर रोजगार मिले, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छा हो, ठीक है, निरंतर काम लगातार मिलता रहे, यही तो सोचेगा कोई भी। ठीक है, अगला अब यहाँ आ गया आप, यानी आप स्वयं क्या सोचेंगे। जैसे मान लीजिए आप 10वीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि अच्छा बेहतर पढ़ाई हो। ठीक है, छोटा किसान क्या सोचेगा, छोटा किसान सोचेगा कि पानी वर्षा वगैरह ठीक ठाक हो ताकि हमारा फसल उत्पादन अच्छा हो, ताकि हम साल भर हमारा जो है खान पान की वस्तु पूरी तरह से उत्पादन हो सके। ठीक है, शिक्षक क्या सोचेगा, शिक्षक सोचेगा कि हमारा अच्छा सैलरी हो और अच्छे से हम पढ़ाएं, यही ना। गांव का सरपंच क्या सोचेगा, गांव के सरपंच सोचेगा कि मेरा गांव का सरपंचीगिरी अच्छा चलता रहे, फिर अगले बार मैं चुनाव जीत जाऊँ, यही तो उसका लक्ष्य होगा, और गांव का अच्छा से विकास कर पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ देखो एक रिक्शा वाला और एक ऐसे, ये दोनों के विचार में इन आकांक्षाएं हो सकते हैं। लिखिए इसकी क्या आकांक्षाएं हो सकती है। अगर मान लो इस व्यक्ति को कहीं जाना हो तो पूछेगा कि कितना लोगे, तो ये बता देगा इतना किराया लेंगे, क्या करते हो, कैसे है, ठीक है, ये लेके चला जाएगा कहाँ जाना है। आइए आगे देखते हैं। तालिका 17.1 के निरीक्षण से यह पता चलता है कि प्रायः सभी लोग उन चीज़ों की आकांक्षा रखते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अगर एक ड्राइवर के बारे में आप पूछेंगे तो आप वो साफ सी बात है कि वो उसको ड्राइवरी करने अच्छा आना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए, और वो चाहेगा कि अच्छा से अच्छा गाड़ी चलाऊं, है ना, यही तो सोचेगा वो, और उसका जो है मालिक अच्छे से अच्छे पैसा दे। ठीक है, और एक उद्योगपति क्या सोचेगा, उद्योगपति सोचेगा कि हर वस्तु अच्छा मिले और हमारा वस्तु जो उत्पाद हो रहा है वो महंगा से महंगा में बिके ताकि हमको खूब से खूब क्या हो, लाभ हो। हर का आकांक्षाएं अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक ही चीज़ होता है कि आवश्यकताएं ही पूरा करते हैं लोग। आइए देखते हैं। ये आकांक्षाएं कई तरह की है। आपने देखा कि कॉलेज की छात्रा शिक्षा के बेहतर अवसर एवं रोजगार की सुविधा के अतिरिक्त स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को आवश्यक समझती है। वहीं कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। उद्योगपति अपने उत्पादन को अधिक लाभ पर बेचना चाहती है। वहीं दिहाड़ी मजदूर सम्मानजनक मजदूरी के साथ साल भर काम करने की उम्मीद करता है। क्या चाहता है कि उसके बच्चों, है ना, उम्मीद करता है, वह चाहता है कि उसके बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी न करना पड़े ताकि वो अच्छे से शिक्षा दे पाए, है ना। ठीक है, कभी कभी इस तरह की आकांक्षाओं में परस्पर विरोधी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक लड़की
उच्च शिक्षा प्राप्त करके अफसर बनने की उम्मीद रखती है। हो सकता है कि उसके अभिभावक को यह पसंद ना हो। इसी प्रकार एक उद्योगपति अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना चाहता है। वहीं एक उपभोक्ता की इच्छा अच्छी एवं सस्ती वस्तुएं प्राप्त करने की होती है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने व परिवार के विकास के हितों की रक्षा हेतु कई प्रकार की आकांक्षाएं रखता है। परंतु क्या आप सोच सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र के सभी लोगों के विकास की बात की जाए तो यह उन लोगों के व्यक्तिगत विचारों से अलग होगी। जब हम सभी लोगों के हित या सार्वजनिक हित की बात करते हैं तो हमें कुछ और विशेष ज़रूरतों पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आपका है, उदाहरण के लिए विद्यालय यानी विद्यालयों की स्थापना से गांव शहर के अधिकांश लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, जो पहले नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। इन सुविधाओं की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जैसे बच्चे जाते हैं पढ़ने, एक तो फ्री में शिक्षा भी मिलेगा प्लस में फ्री में खाना भी मिलेगा, बच्चे जाएंगे पढ़ने। छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं भी चलती है। सरस्वती साइकिल योजना भी है जिससे बच्चियों को साइकिल दिया जाता है। इससे सभी लोगों तक इस सुविधा की पहुंच सुनिश्चित होती है और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा स्वच्छता आदि शामिल है, जो सबके हितों के लिए होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक हितों को समझने का प्रयास करें। कोई एक गांव है, उस गांव में आने जाने के लिए एक पगडंडी थी। सामान्य दिनों में आवागमन में कोई खास परेशानी नहीं होती, परंतु बारिश के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील होकर बंद हो जाता था। इस कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोगों को विचार आया कि क्यों न इस पगडंडी की जगह पक्की सड़क बना दी जाए। उस पगडंडी से लगी हुई ज़मीन की कुछ भूस्वामी पक्की सड़क बनाने हेतु अपनी ज़मीन देने को तैयार हो गए, पर वहीं कुछ और लोगों ने इसे इनकार कर दिया। जब इस मुद्दे पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई तो विस्तृत चर्चा की गई, तो अंततः सभी भूस्वामी सार्वजनिक हित को देखते हुए, है ना, अपनी भूमि देने को तैयार हो गए। इस प्रकार सड़क बनने से सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाया। देखो, सड़क का विकास हुआ, इसी तरह से विकास होते हैं। अगला, ये विकास की योजनाओं में विरोधाभास। आपने देखा अभी विरोधाभास कैसे होता है कि जैसे कुछ लोग गांव में वो सड़क बनाने की बात के लिए भूमि देने की जो है ज़रूरत पड़ा तो कुछ लोग देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ लोग नहीं देने के लिए तैयार होते हैं। तो कारण क्या है? इसमें विरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब ग्राम सभा की बैठक हुई तो उस बैठक के तहत फिर उसमें सभी लोगों को उसका महत्व बताया गया, सार्वजनिक हित में इसका फ़ायदा होगा, सारा लोगों को फ़ायदा बताया गया, तब कहीं जाकर के वो जो है दे पाए, है ना। ये विरोध उत्पन्न होते हैं, ये ऐसा पक्ष विपक्ष दो ये हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, क्या विकास के लिए उद्योग और खदान आवश्यक है? उद्योगपति लाभ कमाने के उद्देश्य से खनिजों के उत्खनन व कल कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता देते हैं। उनका तर्क है कि जब किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना होगी तो उसके आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा। लेकिन दूसरी ओर उद्योगों की स्थापना व खनिजों के उत्खनन हेतु अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित होते हैं। उन्हें विस्थापन हेतु मजदूर होना पड़ता है। पुनर्वास की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती। उन्हें अपनी संस्कृति एवं आजीविका से
बेदखल होना पड़ता है। इस प्रकार समाज में विरोधाभास एवं टकराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। ओडिशा में कोयला, बॉक्साइट व लौह अयस्कों की अधिकता है। इस कारण राज्य में लगभग 45 इस्पात संयंत्र लगाए जाने की योजना है ना। इससे वहाँ के निवासियों को अपनी भूमि से विस्थापित होने का भय सता रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे उद्योग लगेगा उस एरिया में अगर लोग रह रहे होंगे तो उन्हें विस्थापित अर्थात वहाँ से दूसरे जगहों पर उनको जो है भेज दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है। विगत वर्षों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना से उनकी सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ चुके हैं और जल स्रोत सूख रहे हैं। इन उद्योगों की स्थापना के खिलाफ लोगों ने बार बार अपना विरोध दर्ज किया है। उनका तर्क है कि मुआवजे की राशि खर्च हो जाती है और बाद में उन्हें मजदूरी के लिए भटकना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अभाव में उनके पास नियमित रोजगार नहीं होता। ठीक है, नियमित रोजगार नहीं होता, साथ ही उनकी संस्कृति और जीवन शैली प्रभावित होती है। पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है, जो वहाँ आसपास रहने वालों के लिए हानिकारक होगा। इस कारण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दिए हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ऐसा काम किया जाता है। आगे देखिए आपका है कि इस प्रकार के विरोधाभास उद्योग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। शहरों से प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है, जिससे वहाँ का वातावरण और जल प्रदूषित होता है। जबकि बहुत कम खर्चे पर इस कचरे से विद्युत उत्पादन, खाद आदि उत्पादन किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्परिणाम को कम किया जा सकता है। सिंचाई हेतु जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के निचले इलाके कृषकों को सिंचाई हेतु पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वहीं बांध के ऊपर वाले क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। अतः राज्य से अपेक्षा है कि वह सबके हित में पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करे। ठीक है, ताकि सबके हित में पानी मिल सके। अब यहाँ देखिए, ये खनन वाला, ये इधर नेताजी हैं। ठीक है, उद्योग और खनन होने वाला है। ठीक, एक इधर गांव वाले लोग हैं। ये क्या चाहेगा कि भाई नहीं, यहाँ खनन वनन नहीं होगा, मेरा घर है। ठीक है, तो इसलिए वो हटाना चाहेगा। आय एवं अन्य लक्ष्य। देखिए, आइए अब हम एक बार पुनः तालिका 17.1 का अवलोकन करते हैं। इससे अधिकांश का लक्ष्य अंततः अधिक आय प्राप्त करना ही है। सच बात है कि सबको इनकम चाहिए, सबको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, यही तो सोचते हैं सब लोग। पैसे से ही सब कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है। पैसा से बस एक ही काम किया जा सकता है, सिर्फ खरीदना, यानी खरीद ही किया जा सकता है। बाकी और बताओ ना क्या किया जा सकता है? जीवन खरीद सकते हो? नहीं। जैसे कि मजदूर बेहतर मजदूरी चाहेगा, उद्योगपति अधिक लाभ कमाना चाहेगा, कॉलेज के छात्र एवं बेरोजगार इंजीनियर रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं। आय प्राप्त करने और मंजिल जितना से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे तथा उनका जीवन स्तर उठेगा। वास्तव में आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की और भी इच्छाएं होती है, उन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ वह बराबरी का व्यवहार तथा स्वतंत्रता की अपेक्षा रखता है। प्रायः लोग सुरक्षा को भी एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। यहाँ सुरक्षा से तात्पर्य भाव यानी भय युक्त समाज, भेदभाव रहित व्यवहार तथा वंचित वर्गों के लिए समाज का विशेष संरक्षण एवं अवसर की उपलब्धता है। हर व्यक्ति रोजगार के साथ साथ यह भी आशा रखता है कि उसके रोजगार में
स्थायित्व हो तथा उसके परिवार के लिए चिकित्सा, आवास, पेयजल, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा उसके बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अभाव में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो बस आज इतने रखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके मेरे पास अवश्य भेजेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखिए, है ना। और वो क्वेश्चन होगा कि विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विकास की प्रक्रिया से या विकास से आप क्या समझते हैं, अपने आय को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद बच्चों। बाकी हम अगले दिन फिर से बात करेंगे।